हाय एवरीवन, मेरे करियर का फर्स्ट ऑफर वाज ऑफ 3.5 lakhs per annum and that offer was from Infosys. And इस ऑफर के मिलने के exactly 8 months के बाद I got an offer from Atlassian of 80 lakh rupees. अब इन 8 months के अंदर मैंने कौन सी स्किल्स डेवलप करी, किन मिस्टेक्स को अवॉइड किया, किन चीजों पर ध्यान दिया, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि वो कौन सी स्किल्स हैं जो आज आपको लर्न करने चाहिए ताकि आप भी अपने करियर के अंदर ये जंप ले पाओ, क्योंकि आज की टेक मार्केट काफी सिग्निफिकेंटली चेंज हो चुकी है। एआई की वजह से एक कंप्लीट चेंज आ रहा है on how softwares are built, on how companies hire and even what skills they expect from engineers. So इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं पहले आपको अपनी जर्नी के थ्रू लेके चलूंगा कि कैसे मैंने 8 मंथ्स के अंदर अपना करियर जंप किया, कौन सी स्किल्स मैंने डेवलप करी, कौन सी मिस्टेक्स मैंने अवॉइड करी, एंड फाइनली हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आज मैं एक फ्रेशर होता या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल होता विद 6, 7, 8 और 10 LPA, देन अपने करियर में 10x जंप लेने के लिए मैं किन चीजों पर फोकस करता। ओके, सो ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है एंड इस वीडियो के बीच बीच में मैं काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। So do watch till the end and without much wait, let's get started. So चलते हैं 4 साल पहले मेरे कॉलेज के टाइम पर। मैंने एक Tier 3 कॉलेज से इंजीनियरिंग करी थी एंड अपने कॉलेज के सेकंड ईयर से ही मैंने डीएसए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे बैचमेट्स भी डीएसए कर रहे थे एंड कुछ सीनियर्स ने भी बता दिया था कि डीएसए प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम सब डीएसए पे ही फोकस कर रहे थे। बट ऑनेस्टली मेरी डीएसए की प्रिपरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। मैंने 2-3 बार तो डीएसए क्विट भी कर दी थी क्योंकि मुझसे हो ही नहीं रही थी। मुझे डीएसए के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता थे एंड जो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखे हैं उन्हें मैं इजीली सॉल्व कर पाता था। बट अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाए, कोई अनफेमिलियर क्वेश्चन आ जाए, देन उसे मुझे सॉल्व करने में काफी डिफिकल्टी होती थी। एंड अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में सॉल्व करना हो, देन वो तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर पाता था। इसी रीजन की वजह से जब मेरे कॉलेज में इंटर्नशिप्स के लिए कंपनीज आ रही थी तो उनमें मैं काफी सारी कंपनीज के इंटरव्यू राउंड्स के अंदर रिजेक्ट हुआ था। आई रिमेंबर गेटिंग रिजेक्टेड इन ZS एसोसिएट्स, लोवेज इंडिया, Amazon, Flipkart एंड लॉट ऑफ मोर कंपनीज। एंड फाइनली काफी सारे रिजेक्शंस को फेस करने के बाद मैं एक ऑफर क्रैक कर पाया था, दैट वाज फ्रॉम Infosys, जहां मेरा पैकेज था 3.5 lakhs per annum। आई नो आप सबको ये ऑफर सुन के काफी कम पैकेज लग रहा होगा एंड आप सबको लग रहा होगा कि ये ऑफर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ट्रस्ट मी, ये मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ऑफर लेटर था, क्योंकि इसी ऑफर की मदद से मुझे कॉन्फिडेंस मिला था कि मैं भी कंपनीज के इंटरव्यूज क्रैक कर सकता हूं। एंड इसी के साथ साथ इस ऑफर की वजह से मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट भी कर पाया था कि मैं किन चीजों को मिस कर रहा हूं, किन चीजों में गलती कर रहा हूं एंड क्या चीजें मुझे इंप्रूव करनी चाहिए ताकि मैं बेटर ऑफर्स क्रैक कर पाऊं। मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ डीएसए पढ़ना इनफ नहीं है, सिर्फ डीएसए में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस करना इनफ नहीं है, बट इंस्टेड मुझे एक्चुअली में अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव करना है। सो इसीलिए मैंने अपनी पूरी डीएसए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी चेंज कर दी। मैं डायरेक्टली लीडकोड के प्लेटफॉर्म पर गया एंड वहां पर मैंने टॉप 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस की लिस्ट देखी एंड उस लिस्ट को मैंने स्टार्टिंग से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया ताकि मुझे एक्जैक्टली आइडिया हो जाए कि रीसेंट इंटरव्यूज के अंदर कंपनीज में क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ मैंने लीडकोड पर कॉन्टेस्ट देना भी स्टार्ट कर दिया था। लीडकोड में वीकली एंड बाई वीकली 2 टाइप के कॉन्टेस्ट होते हैं एंड जो कॉन्टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं वो पास कॉन्टेस्ट की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। हर एक कॉन्टेस्ट के अंदर 4 क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको 1.5 आवर्स के अंदर सॉल्व करना होता है, जिसके अंदर 1 इजी, 2 मीडियम एंड 1 हार्ड क्वेश्चंस होते हैं। मैंने लीडकोड पर रेगुलरली कॉन्टेस्ट दिए, टॉप 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस की लिस्ट को सॉल्व किया एंड लीडकोड के कॉन्टेस्ट में अगर मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता था देन मैं बाद में उसे अब सॉल्व करता था। मतलब कॉन्टेस्ट के बाद में मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करता था एंड मैं कहां पर मिस कर गया या फिर कहां पे मैं अप्रोच नहीं सोच पाया उसको इंट्रोस्पेक्ट करके उसे इंप्रूव करने की कोशिश करता था। इस पूरे प्रोसेस की वजह से मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज काफी ज्यादा इंप्रूव हो पाई थी एंड फाइनली मैं अनफेमिलियर प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाता। बट अभी एक प्रॉब्लम और भी थी। जब मैंने अपने सीनियर से पूछा कि मुझे एक अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लेसमेंट और इंटर्नशिप क्रैक करने के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी, तो उन्होंने मुझे बताया कि डीएसए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट सिर्फ डीएसए से कुछ काम नहीं बनेगा। आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए जिनकी मदद से आप अपनी डेवलपमेंट स्किल्स को शोकेस कर पाओ एंड आपके पास कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, सिस्टम डिजाइन एंड नेटवर्किंग, इन सबकी नॉलेज भी होनी चाहिए ताकि अगर इंटरव्यूज में आपसे इन सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए देन आप उस क्वेश्चन का इजीली आंसर भी कर पाओ। सो इसीलिए मैंने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना स्टार्ट किया, अपनी डेवलपमेंट स्किल्स को इंप्रूव किया। इनिशियली मैं प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली यूट्यूब वीडियो से ही देखकर बना लेता था ताकि मुझे प्रोजेक्ट कैसे बनता है इसकी नॉलेज मिल जाए। एंड जब मुझे वो नॉलेज मिल गई देन मैंने रियल प्रॉब्लम्स को ढूंढा एंड उन्हें सॉल्व करते हुए अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाए जिन्हें फाइनली मैंने अपने रिज्यूमे के अंदर भी ऐड किया। इस पूरे प्रोसेस में मुझे बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, डेटाबेसेस, एपीआईज, इन सबका काफी अच्छा आइडिया हो गया। प्रोजेक्ट्स बनाने के साथ साथ मैं अपने दिन का कुछ टाइम लाइक 1 और 2 आवर्स कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स को भी दिया करता था, जिसके अंदर मैंने इन 4 सब्जेक्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम डिजाइन, नेटवर्किंग एंड डीबीएमएस, इन सबको काफी अच्छे से पढ़ा। मुझे काफी अच्छा रिसोर्स मिल गया था ऑन यूट्यूब बाय द नेम ऑफ नॉलेज किट, जिसके अंदर इन चारों सब्जेक्ट्स के हर एक टॉपिक को काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था एंड वो भी काफी कम टाइम में। सो इसलिए मैंने उसी रिसोर्स की मदद से इन सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया था। अगर कोई टॉपिक या कॉन्सेप्ट उन वीडियोस के अंदर मेंशन नहीं था देन उसके लिए मैंने गीक्स फॉर गीक्स की डॉक्यूमेंटेशन को रेफर किया एंड वहीं से पढ़कर मैंने उन सारे मिसिंग टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया था। अब इस पूरी जर्नी में ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ता ही रहता था। मेरे
इंटरव्यूज भी शेड्यूल होते थे एंड उसके साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी करता रहता था। बट एक चीज जो मुझे रियलाइज हुई थी दैट वाज कि काफी नॉलेज होने के बाद भी मैं इंटरव्यूज के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। जो भी कॉन्सेप्ट्स मेरे माइंड में होते थे, जो भी एक्सप्लेनेशंस मेरे माइंड में होती थी, उन्हें मैं अच्छे से कन्वे नहीं कर पाता था। एंड इसीलिए मुझे अपनी एक वीकनेस के बारे में पता चला दैट वाज कि मेरी इंटरव्यू गिविंग एबिलिटीज काफी ज्यादा वीक थी। मैं इंटरव्यूज के अंदर नर्वस हो जाता था, काफी सारे पॉइंट्स पे स्टक हो जाता था एंड काफी सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता था। एंड मुझे अपनी इस वीकनेस को इंप्रूव करना था, सो इसीलिए मैंने मॉक इंटरव्यूज देने स्टार्ट किए। मैंने अपने कॉलेज टाइम पर एक कोडिंग क्लब ज्वाइन किया था बाय द नेम ऑफ IOSD, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, जहां पर सीनियर्स जिनके अच्छे ऑफर्स लग चुके हैं वो जूनियर्स के मॉक इंटरव्यूज भी लिया करते थे। सो मैंने भी उस प्रोग्राम में रजिस्टर किया था एंड काफी सारे मॉक इंटरव्यूज दिए, जिसकी वजह से मुझे इंटरव्यूज देने में काफी कॉन्फिडेंस आ गया था। मुझे एक्चुअली में समझ में आया कि इंटरव्यूअर्स को अपना थॉट प्रोसेस एक्सप्लेन कैसे करना है, अगर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं पता है कोडिंग इंटरव्यू के अंदर, देन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है, फॉलोअप क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने हैं एंड अ लॉट ऑफ मोर थिंग। अपनी इन सारी स्किल्स को इंप्रूव करते करते मुझे जस्ट पे की ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी मिली, जिसके अंदर मैंने रजिस्टर किया एंड उसके अंदर मेरे 7 हायरिंग राउंड्स हुए, जिसके अंदर फर्स्ट 3 ऑनलाइन कोडिंग राउंड्स थे, देन नेक्स्ट 2 हैकाथॉन राउंड्स थे, देन उसके बाद एक फिजिक्स का राउंड था एंड फाइनली एक फेस टू फेस इंटरव्यू राउंड था। एंड फाइनली इन सारे राउंड्स को क्लियर करने के बाद मुझे जस्ट पे का ऑफर मिला विच वाज 13 lakhs per annum एट दैट टाइम एंड बाद में उसे इंक्रीज कर दिया था टू 16 lakhs per annum। मुझे जस्ट पे में जो ऑफर मिला था दैट वाज इंटर्नशिप प्लस PPO ऑफर, तो इसलिए मैंने जस्ट पे में इंटर्नशिप करना स्टार्ट किया जहां मेरा स्टाइपेंड था 40,000 रुपीज पर मंथ। एंड उसी इंटर्नशिप के टाइम पर मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली थी टू इंटरव्यू विद BNY Mellon। BNY Mellon के इंटरव्यू राउंड्स के अंदर मुझसे DSA पूछी गई थी, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया था, DBMS के बारे में पूछा गया था एंड OOPS विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स, इसके बारे में पूछा गया था। एंड फाइनली एक मैनेजरियल राउंड था जहां पर मुझसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसे क्लियर करने के बाद मुझे BNY Mellon का भी ऑफर मिला था विच वाज ऑफ 27 lakhs per annum। एंड देन केम Atlassian। Atlassian ने मेरे कॉलेज में विजिट किया था एंड उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि आपकी CGPA 8+ होनी चाहिए। एंड उस क्राइटेरिया को क्लियर करने के बाद मैंने Atlassian के हायरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर 4 राउंड्स थे। द फर्स्ट वन वाज ऑनलाइन असेसमेंट, द सेकंड वन वाज फेस टू फेस कोडिंग राउंड, द थर्ड वन वाज सिस्टम डिजाइन राउंड एंड फाइनली द फोर्थ वन वाज HR/मैनेजरियल राउंड। एंड इन सारे राउंड्स को क्लियर करने के बाद मुझे फाइनली Atlassian का ऑफर मिल गया था विच वाज ऑफ 80 लाख। तो अगर मैं अपनी जर्नी को रफली देखूं तो इट वाज फ्रॉम 3.5 लाख एट Infosys टू 13 और 16 lakhs एट Justpay टू 27 lakhs एट BNY Mellon फॉलोड बाय 80 lakhs एट Atlassian। एंड ये पूरी जंप किसी एक मैजिकल स्किल की वजह से नहीं है, इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ DSA, डेवलपमेंट, कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स, कम्युनिकेशन एंड इंटरव्यू प्रैक्टिस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने ये रियलाइज किया कि मेरी मिस्टेक्स क्या थी एंड उन्हीं मिस्टेक्स को ठीक करते करते मैंने अपनी स्किल्स को भी इंप्रूव किया। सो अगर आज मुझे सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना हो देन मैं इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करूंगा, बस मैं इसके अंदर एक लेयर और ऐड कर दूंगा एंड दैट लेयर वुड बी AI। मतलब मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में सबसे बड़ा चेंज होगा AI का। आपको पता है स्टैक ओवरफ्लो के डेवलपर सर्वे के हिसाब से 84% ऑफ डेवलपर्स AI टूल्स यूज कर रहे हैं इन देयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड उनमें से भी 51% ऑफ द प्रोफेशनल डेवलपर्स हर दिन AI टूल्स यूज करते हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि उनमें से काफी सारे डेवलपर्स की फ्रस्ट्रेशन ये है कि AI सॉल्यूशंस कुछ हद तक ही सही होते हैं बट वो पूरे करेक्ट नहीं होते। सो इसीलिए अगर मैं आज प्रिपेयर कर रहा होता तो मैं AI को अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने के लिए यूज नहीं करता, बल्कि मैं AI का यूज करता ताकि मैं अपनी थिंकिंग एबिलिटीज को और इंप्रूव कर सकूं। ये मैं आपको एक एग्जांपल का समझाता हूं। मान लो मुझे एक लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं डायरेक्टली AI को यूज नहीं करूंगा। मैं पहले खुद से उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझूंगा, उसे सॉल्व कैसे करना है इसके बारे में सोचूंगा एंड फाइनली जब एक सॉल्यूशन अप्रोच मेरे पास होगी देन मैं AI का यूज करूंगा उस सॉल्यूशन अप्रोच को चैलेंज करने के लिए, मतलब वो सॉल्यूशन अप्रोच सही है या नहीं ये वैलिडेट करने के लिए। इसे एक बार ट्राई करके देखते हैं। लेट्स से मुझे लीड कोड पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है दैट इज लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग करेक्ट। अब उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं डायरेक्टली AI का यूज नहीं करूंगा, इंस्टेड में पहले प्रॉब्लम को पढ़ूंगा, उसे समझूंगा एंड अपनी अप्रोच लिखने का ट्राई करूंगा। एंड जब मेरे पास एक फाइनल अप्रोच होगी तब मैं AI के पास जाऊंगा एंड उसे अपने अप्रोच को वैलिडेट करने का प्रॉम्प्ट दूंगा। अगर मेरी अप्रोच में कुछ फ्लॉज होंगे देन AI उन फ्लॉज को पॉइंट आउट करेगा एंड उसकी मदद से मैं अपनी अप्रोच को इंप्रूव भी कर पाऊंगा। एंड फाइनली जब मैं सही अप्रोच बता दूंगा तो मैं अपनी उस अप्रोच को कोड करके AI को प्रॉम्प्ट दे सकता हूं कि उस पर्टिकुलर कोड को डिफरेंट पैरामीटर्स पर इवैल्यूएट करे। ओके, एंड दिस वुड बी माय आइडियल अप्रोच। बैड अप्रोच होगी जहां पर आपने प्रॉब्लम को डायरेक्टली AI को दिया एंड AI ने आपको जो भी सोल्यूशन दिया आपने उसे कॉपी पेस्ट कर दिया, इससे आपकी कुछ थिंकिंग एबिलिटीज इंप्रूव ही नहीं हुई। तो इसीलिए आपको इस अप्रोच को बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। इंस्टेड यू हैव टू फॉलो द गुड अप्रोच जहां पे प्रॉब्लम के बारे में सोचो, उसका एक सोल्यूशन अटेम्प्ट करो जिसे AI चैलेंज करेगा एंड फाइनली आप अपना कोड कर AI से रिव्यू करवा पाओगे। इस अप्रोच से आपकी थिंकिंग एबिलिटीज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज दोनों ही इंप्रूव हो पाएंगी। तो AI की मदद से प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है हमने इसके बारे में तो जान लिया एंड अब बारी है ये जानने की कि हम AI को एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर यूज कैसे कर सकते हैं, जिसे आजकल हम AI इंजीनियरिंग भी कहते हैं।
एंड ये सब जानना भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज एआई को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं, बल्कि एआई को अपने प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट करने पर ज्यादा फोकस कर रही है। आजकल काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने किसी एआई टूल लाइक क्लाउड, चैट जीपीटी एटसेट्रा इन सबको अपनी एप्लीकेशन से कॉल कर दिया है, देन उन्होंने एआई को अपने प्रोडक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है एंड उन्होंने एआई इंजीनियरिंग ही कर ली है। बट एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी एलएलएम या एआई टूल को अपने एप्लीकेशन से कॉल करना सबसे बेसिक एंड सिंपलेस्ट लेवल ऑफ एआई इंजीनियरिंग है। एंड अगर आपके पास भी इसी लेवल के प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है, देन आई डोंट थिंक आपका रिज्यूमे किसी भी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला है। एंड इसका सिंपल सी रीजन यही है कि अपनी एप्लीकेशन से एलएलएम को कॉल करना एंड उसका जो भी आंसर आए उसे रिटर्न करना, ये एक बहुत ही सिंपल चीज है। ऐसे प्रोजेक्ट्स तो 11th-12th क्लास के स्टूडेंट्स या फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ही बना रहे हैं। सो अगर आप भी सेम काम करोगे, देन आपका रिज्यूमे कभी भी स्टैंड आउट नहीं कर पाएगा एंड आप काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दोगे। सो इसीलिए आपको एक स्टेप आगे जाना है, एम्बेडिंग्स, वेक्टर डेटाबेसेस, रैग, एजेंट्स, इन सबको समझना है एंड इन सबको समझकर अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करना है, ताकि आप इसकी मदद से जो भी प्रोजेक्ट बनाओ, आपका वो प्रोजेक्ट स्टैंड आउट हो पाए एंड आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस ना करनी पड़े। मैं आपको ये एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो मुझे एक इंटरव्यू प्रिपरेशन एप्लीकेशन बनानी है। अब अगर मुझे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन बनानी होगी, तो मैं किसी भी एआई टूल की एपीआईज को अपने एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट कर दूंगा। तो यूजर मेरी एप्लीकेशन से जो भी क्वेश्चन पूछेगा, मैं वो क्वेश्चन डायरेक्टली एलएलएम को डायरेक्ट कर दूंगा एंड एलएलएम से जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो मैं यूजर को वापस भेज दूंगा। एज सिंपल एज दैट। बट लेट्स से इसके साथ साथ एक और भी रिक्वायरमेंट है कि हम इंटरव्यू प्रिपरेशन में जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, वो सारे क्वेश्चन कंपनी की इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोडक्ट नॉलेज से ही होंगे। अब अगर हमें ये काम करना है, तो हम डायरेक्टली एलएलएम कॉल्स पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाएंगी एंड हमारे यूजर को रिटर्न कर देंगे। बट एक्चुअली में हमें क्या करना है, हमें हमारी एप्लीकेशन को कंपनी की इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोडक्ट नॉलेज तक ही रिस्ट्रिक्टेड रखना है। एंड इसी के लिए जरूरी होता है रिट्रीवल सिस्टम, जिसके लिए हम रैग यूज करते हैं, एम्बेडिंग्स यूज करते हैं, जिसको स्टोर करने के लिए हम वेक्टर डेटाबेसेस यूज करते हैं। एंड आपको इन सब चीजों की नॉलेज रखनी होगी, ताकि आप एआई इंजीनियरिंग के बारे में और बेटर समझ पाए। ओके, तो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपको एआई को इफेक्टिवली यूज कैसे करना है, कैसे बेटर प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं, कैसे बेटर आंसर जनरेट करने हैं। देन आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए कि किसी भी एलएलएम को अपने एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट कैसे करना है। देन थर्ड स्टेप में आप एम्बेडिंग्स, रैग, एजेंट्स एंड इन सबके डेटा को स्टोर करने के लिए वेक्टर डेटाबेसेस को यूज करना सीख सकते हो। एंड आपका फाइनल स्टेप होगा ये देखना कि आपके मॉडल्स, आपके एजेंट्स डिफरेंट एपीआई से, डिफरेंट टूल से इंटरैक्ट कैसे करते हैं। एंड आपको ये सब थ्योरेटिकली नहीं सीखना है, आप कोई भी एक प्रोजेक्ट बना सकते हो इन सबके अराउंड एंड उस प्रोजेक्ट को बनाते बनाते आप इन सब चीजों को इजीली सीख जाओगे। फॉर एग्जांपल, यू कैन मेक दिस इंटरव्यू प्रिपरेशन एप्लीकेशन ओनली। ओके, सो अब हमने मोस्टली सारी एआई स्किल्स सीख ली, बट ये एआई स्किल्स इंडिविजुअली आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बना देंगी। अगर आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, देन आपको एआई स्किल्स के साथ साथ कोर इंजीनियरिंग स्किल्स लाइक सिस्टम डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इन सब की भी काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि लेट्स से आपने एक एप्लीकेशन बिल्ड करी जो आपके लोकल पे काफी अच्छी वर्क कर रही है, बट जब आपने उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया, देन क्या वो एप्लीकेशन ग्रो कर पाएगी? क्या वो इतने सारे यूजर्स का ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, इस पूरी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, इन सबको हैंडल कर पाएगी? इन्हीं सारी चीजों को आंसर देने में हेल्प करते हैं कोर इंजीनियरिंग स्किल्स लाइक सिस्टम डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, डीबीएमएस, डेटाबेसेस, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स एटसेट्रा। सो इसलिए आपको एआई स्किल्स के साथ साथ कोर इंजीनियरिंग स्किल्स पर भी इक्वली फोकस करना है, ताकि आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाओ एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाओ। सो हम फाइनली जानते हैं कि अगर आप 2026 के अंदर एक फ्रेशर और वर्किंग प्रोफेशनल हो जिसे अपने करियर में 10x जंप चाहिए, देन आपको कौन कौन सी स्किल्स सीखनी होंगी एंड उन स्किल्स को किस प्रायोरिटी ऑर्डर में सीखना होगा। सो द फर्स्ट एंड द मेन प्रायोरिटी इज डीएसए। डीएसए हमेशा ही मेन प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि डीएसए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड अदर स्किल्स सिखाती है। एंड यही सारे स्किल्स मोस्ट ऑफ द कंपनीज के इंटरव्यूज के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। देन योर सेकंड प्रायोरिटी वुड बी कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स, दैट इज सिस्टम डिजाइन, डीबीएमएस, नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको इन सबकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं की मदद से आप बेटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बिल्ड कर पाओ। देन नेक्स्ट स्किल जो आपको सीखनी है, दैट इज डेवलपमेंट विद एआई। आपको एआई स्किल्स भी सीखनी है एंड उन स्किल्स को यूज करते हुए आपको प्रोजेक्ट्स भी डेवलप करने हैं, ताकि आप एक पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल को समझ पाओ। एंड फाइनली द लास्ट एंड द मोस्ट अंडररेटेड स्किल, जिस पर काफी सारे लोग बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, बट वो एक्चुअली में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कम्युनिकेशन। आपके हर एक इंटरव्यू में आपके पास कितनी टेक्निकल नॉलेज है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उस टेक्निकल नॉलेज को आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, कितने अच्छे से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हो, कितने अच्छे से अपनी अप्रोचेस को एक्सप्लेन करते हो। इन्हीं सब के बेसिस पर इंटरव्यूअर आपको इवैल्यूएट करता है एंड आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये उसी इवैल्यूएशन पे डिपेंड करता है। सो इसीलिए आप जो भी चीजें कम्युनिकेट करोगे, आप उन्हीं के बेसिस पे इवैल्यूएट होगे। एंड अगर आपका कम्युनिकेशन ही वीक है, अगर आप अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, देन आपका सिलेक्शन काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो इसीलिए आपको अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करना है एंड आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक
मॉक इंटरव्यूज देने हैं ताकि आप अपना कम्युनिकेशन क्लियर कर पाओ एंड इंटरव्यूअर को अपने थॉट्स कैसे एक्सप्लेन करने हैं इसके बारे में जान पाओ. ओके, एंड दैट वाज ऑल अबाउट द स्किल्स दैट यू नीड टू लर्न टू हैव अ ग्रेट करियर जंप इन 2026. आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करोगे देन आप भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज इजीली क्रैक कर पाओगे. ओके, आई होप आज की इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए. एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. दिस इज Harshit Taren signing off. Take care everyone and I will see you in the next video. Till then, keep preparing and be focused.